हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की हम थर्ड यूनिट इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें इजी टॉपिक्स हैं, बस थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है, आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए, दो वर्ड से बना है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, दैट इज इंडस्ट्री प्लस डेमोक्रेसी। आपको वैसे इंडस्ट्री का मतलब भी पता होगा और डेमोक्रेसी का मतलब भी पता ही होगा। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो आपके वर्कर्स हैं उनको आप सिर्फ ऐसे इंप्लॉयज नहीं मान रहे जो सिर्फ आपके ऑर्डर्स ऑबे कर रहे हैं। रेदर आप अपने वर्कर्स को मान रहे हो कि वो एक तरह से जो आपका इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसके सिटीजन्स हैं, और उनको आप उनके जितने भी हक हैं, पार्टिसिपेशन इन मेकिंग रूल्स, सब हक दे रहे हो। दैट इज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। मतलब आप वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो। समझ आ गया बेसिक मतलब क्या होता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का? कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें प्रॉपर डेमोक्रेसी है, जहां पे वर्कर्स खुद डिसीजंस बना रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी वर्क प्लेस पर शेयर कर रहे हैं, उसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो अगर आपको स्कोप आ जाए, आप अपने आप पॉइंट्स बना के आ सकते हो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के, क्योंकि आपको मीनिंग जब क्लियर हो गया तो आप पॉइंट्स अपने आप बना सकते हो। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कन्वर्ट्स द वर्कर्स फ्रॉम द मियर सब्जेक्ट्स ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स इनटू सिटीजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, जिनके पास राइट्स हैं फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रूल्स बनाने में और रूल्स को इन्फोर्स करने में। सो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज एन अरेंजमेंट which involves workers making decisions, sharing responsibility and authority in the workplace. ठीक है, सो जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है उसका मतलब है कि हम जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं जहां पे ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट होती थी या वन मैन गवर्नेंस होती थी, उन कंसेप्ट्स के आगे बढ़कर एक ब्रॉडर कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर वर्कर्स को सारे हक दिए जा रहे हैं, उन्हें एक तरह से जो एंटरप्राइज है उसके इक्वल और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स माना जा रहा है, और उनको डिसीजन लेने में और जितने भी मेथड्स हैं उनमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये मेन मकसद है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो जहां पे भी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होगी मतलब वहां पे वर्कर्स अपने हक के लिए लड़ेंगे, सो वहां पे स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस होगी। ठीक है, और वर्कर्स को एम्प्लॉयर्स इक्वल पार्टनर्स मानेंगे इंडस्ट्री में। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि जो स्कोप वाले पॉइंट्स हैं वो अपने आप बना सकते हो आप। ठीक है, सो आप इन मीनिंग से अपने आप स्कोप वाइड बोल सकते हो, स्कोप बहुत ज्यादा डायनेमिक है, वो सारे पॉइंट्स खुद बना सकते हो। और आप तीन वर्ड्स मेंशन करके आ सकते हो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में। वो क्या क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, शेयरिंग डिसीजन मेकिंग होती है, और सेल्फ कंट्रोल का कंसेप्ट आ जाता है। सो एक एल्टन मायो थे, उन्होंने बोला था कि जब भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होगी, सो हम तीन चीजों से देखते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी वर्कर्स तक, और वो डिसीजन मेकिंग में भी शेयर करेंगे, और सेल्फ कंट्रोल आएगा, मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे सभी को, ताकि डिसीजन जो लिया जा सके वो सेल्फ कंट्रोल से लिया जा सके। इतना क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस होता क्या है। ठीक है, इसका अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको मतलब क्लियर है, आप पॉइंट्स बना देना। ठीक है, अब ना जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन। अब वर्कर्स पार्टिसिपेशन कहाँ पे है? सो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं कि वर्कर अगर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, इसको WPM भी बोलते हैं, मतलब वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? सो इसके ना आपको जो टॉपिक्स हैं वो स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिसेस, बिहेवियरल साइंसेज, मॉडल्स, ये सब कुछ दे रखा है, बट ऐसा कुछ इतना कॉन्क्रीट नहीं है। आप जस्ट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब समझ लो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में, आपको जब टॉपिक क्लियर है तो आप उसको क्वेश्चन जो आएगा उससे के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जानते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन होता क्या है। सबसे पहली बात क्या आ जाती है कि जो वर्कर का पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट है ना, वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है। बिकॉज जो हर एक जगह है, हर एक प्लेस का कल्चर अलग है, उनके गोल्स अलग है, सो हर एक जगह पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन जिस एक्सटेंट तक होनी चाहिए वो सब वेरी करेगा। ठीक है, अब अगर वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, उसका मेन मतलब क्या है? मतलब जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से लिए जा रहे हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई मैक्सिमम काम कोलैबोरेट होके कर रहे हैं, स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ही मिनिमम है, सोशल जस्टिस है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी जहां पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो जाएगा मैनेजमेंट पे, और ऑब्वियसली इससे जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ है, इफेक्टिवनेस है, कल्चर एंड कंट्रोल है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आप ये सारे एलिमेंट्स मेंशन करके आ सकते हो। वर्कर्स पार्टिसिपेशन जब होगा तो मैक्सिमम होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोलैबोरेशन, और मिनिमम होगा स्टेट का इंटरवेंशन। और ये स्टार्टिंग वाले 3 पॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिनिमम होगा स्टेट का इंटरवेंशन, मैक्सिमम होगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कोलैबोरेशन, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगी डिसीजन मेकिंग। ठीक है,
अब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन किस हद तक है किसी भी मैनेजमेंट में, वो हमें पता लगेगा लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन से। सो किस हद तक वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, वो हमें लेवल्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन से पता लग जाएगा। सो बेसिकली हम इसको 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन, उससे बढ़कर होगी कंसल्टिव पार्टिसिपेशन, देन होगी एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, देन होगी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन एंड लास्ट वन होगी डिसीसिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाला लेवल है सबसे बेसिक लेवल है, हम जस्ट इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन करते हैं। देन उस सेकंड स्टेप आ जाता है, सेकंड उससे ऊपर वाली स्टेज आ जाती है, दैट इज हम उनको कंसल्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इन्वॉल्व करते हैं। देन एसोसिएशंस हो जाती हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन के लिए करते हैं, और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है डिसीसिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, सो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मतलब हम उनको जितने भी इन्फॉर्मेशन है, व्यूज है, वो सब एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेशन। कंसल्टिव मतलब हल्का सा हम कंसल्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवाइजरी नेचर हो गया, फॉलो करें ना करें। एसोसिएटिव एक्सटेंशन हो गया कंसल्टिव वाले का, इसमें हम एक्सेप्ट भी करते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें इंप्लीमेंट भी करते हैं। सो जितने भी डिसीजंस हैं वो प्रॉपर एसोसिएशन से लिए जाते हैं, जॉइंटली लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया, सो प्रॉपर ऑल्टरनेटिव जो होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, उनको सारा हमेशा इन्वॉल्व किया जाता है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। जो लास्ट वाला हमारा लेवल है दैट इज डिसीजिव पार्टिसिपेशन। सो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है, जहां पर जितने भी मैटर्स हैं उन सब मैटर्स पे डिसीजंस जॉइंटली लिए जाते हैं और वर्कर्स को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। क्लियर हो गया। अब कई बार आपको पूछ लेता है प्रैक्टिसेस क्या है वर्कर्स पार्टिसिपेशन की। प्रैक्टिसेस आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता के आओगे कि इंडिया में जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, इसको इनकरेजमेंट इंडिपेंडेंस के बाद नहीं मिली, उससे पहले भी मिलना ही शुरू हो गया था। ठीक है, सो द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया इज नॉट न्यू कंसेप्ट। जैसे 1920s में महात्मा गांधी जी ने ऑब्जर्व किया और कहा कि एम्प्लॉयज शुड नॉट रिगार्ड देमसेल्व्स एज द सोल ओनर्स ऑफ मिल्स एंड फैक्ट्रीज which they may be the legal owners, they should regard themselves as trustees। so उनको अपने आप को trustees मानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंडिया में काफी ज्यादा नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे वर्कर्स कमेटी बनी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स बनी, काफी ज्यादा स्कीम्स आई वर्कर्स रिप्रेजेंटेशंस की इन द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बेशक वो पब्लिक एंटरप्राइज हो या प्राइवेट एंटरप्राइज हो। ठीक है, और जो हमारा रॉयल कमीशन ऑन लेबर है उसने भी सजेस्ट किया कि इंडस्ट्रीज में हार्मनी होनी चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, कमेटीज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए। ठीक है, लेबर ऑफिसर्स अपॉइंट होने चाहिए। जो सबसे बड़ा स्टेप लिया गया इस डायरेक्शन में कि लेबर्स की पार्टिसिपेशन हो सके और लेबर्स को उनको हक मिल सके, दैट वाज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो 1947 में एक एक्ट आया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो बहुत ही बड़ा कदम था फॉर द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। उसके बाद एक और स्कीम आई जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल स्कीम, दैट वाज 1957। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस भी आए थे 1948 में। उसके अलावा जो रिपोर्ट आती रहती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, उसने भी काफी चीजें मेंशन आउट की कि प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल एफिशिएंसी, बॉटलनेक्स रिमूव करने की बात की। सो इंडिया में काफी पुराना कंसेप्ट है, बिफोर इंडिपेंडेंस चलता आ रहा है। सो दीज आर अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इसमें आप मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मेंशन करके आओगे वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, उसके बाद ये वाले भी कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि मतलब अगर आपको आ जाए रैशनल फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। सो रैशनल का मतलब होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रीजंस है। तो आप लिख सकते हो कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, रीजंस या ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करके आ सकते हो पार्टिसिपेशन जरूरी होने के। अभी काफी दिक्कतें भी आती हैं जब पार्टिसिपेशन होती है वर्कर्स की। सो ये कॉमन से पॉइंट है, आप अपनी तरफ से कुछ भी बना के आ सकते हो। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट कर लेते हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब जब वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होता है, आप ये दोनों फॉर्म्स वे में लर्न कर सकते हो। देखो सबसे बेसिक तो हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब इसमें ट्रेड यूनियंस वगैरह आ गई। उसके बाद इससे वाइडर चीज हो सकती है वर्कर्स कमेटी, देन जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स, बोर्ड रिप्रेजेंटेशंस, वर्कर्स को पार्टनरशिप। मतलब ये तरीके हैं जिस वे से हम जो वर्कर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं इन द मैनेजमेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग से वर्कर्स अपनी कमेटीज बना सकते हैं, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स हो सकती हैं, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं, वर्कर्स को ओनरशिप हो सकती है। उसके अलावा हम उनको इनकरेज कर सकते हैं कि वो सजेशन स्कीम्स में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, को पार्टनरशिप्स करें, शॉप काउंसिल्स करें, वर्क डायरेक्टर्स हों। तो ये सारी चीजें हैं, ये इन सारों तरीकों से हम वर्कर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन द मैनेजमेंट। सो फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आ सकता है। सो आप ये 5 ये वाले पॉइंट्स और 4 ऊपर वाले पॉइंट्स, ये 9 पॉइंट्स लर्न कर लेना।
कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, बोर्ड रिप्रेजेंटेशंस, वर्कर्स को ओनरशिप या को पार्टनरशिप, शॉप काउंसिल्स, वर्क डायरेक्टर्स एंड सजेशन स्कीम्स। सो ये सारे तरीके हैं जिससे हम वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं इन द मैनेजमेंट। अब आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि आप ऐसी कैसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि वर्कर्स पार्टिसिपेट करें इन द मैनेजमेंट और जो पार्टिसिपेशन है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। सो ये लर्न करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप खुद ये पॉइंट्स बना के आ सकते हो। देखो, मेन एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, ओपन एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है, हर लोग फ्री हों कि वो शेयर कर सकते हैं अपने व्यू पॉइंट्स। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दोनों पार्टीज को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। सो ये सारे बेसिक से पॉइंट है कि आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हो। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जितने मर्जी पॉइंट्स बना लो, ठीक है। वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, लेक्चर्स होने चाहिए, उनके बीच में एंथुसियाज्म बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं सिर्फ कहने को पार्टिसिपेशन है, रियल पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ठीक है। और सारी चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कितने लेवल पे कितने एक्सटेंट पे पार्टिसिपेशन होगा, ये सब चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके बाद यूनियंस, मल्टीपल यूनियंस इन वन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, मल्टीपल यूनियंस नहीं होनी चाहिए ऐसे, वरना तो उनके बीच में ही पॉलिटिक्स चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद जितने भी यूनियन के मेंबर्स हैं, प्रोग्राम में ट्रेनिंग वगैरह चलनी चाहिए, सारे लॉजिकली सोचे, रैशनली सोचे, एक दूसरे के बारे में साथ में सोचे। सो ये सारी चीजें जब होंगी, टू वे कम्युनिकेशन होगा, सब कुछ होगा, सो जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है वो और ज्यादा इफेक्टिव होगी और जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो और ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं इस यूनिट का। सो ये टॉपिक ध्यान से समझ लेना, थोड़ा ये कंसेप्चुअल है तो इसको अच्छे से समझ लेना, और यही क्वेश्चन मेजरली अटेम्प्ट करने वाले हैं सब यूनिट नंबर 3 में से, ठीक है। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है टॉपिक करने से पहले कि अगर आपको जेन्युइनली जितना भी कंटेंट प्रेजेंट हो रहा है वो अच्छा लग रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आप कमेंट मेंशन कर सकते हो कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। उसके अलावा आने वाले टाइम में जितने भी डिप्लोमास होते हैं बहुत अच्छे कॉमर्स के रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग भी क्लासेस अपलोड हो जाएंगे सून, और आरबीआई सेबी ऐसे एग्जाम्स को हम टारगेट करते हुए भी जल्दी वीडियोस अपलोड होती जाएंगी टॉपिक वाइज, ताकि आपके जो एग्जाम्स है उसमें हेल्प हो सके, ठीक है। सो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेथड्स क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी इन इंडिया की, कि अगर इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट हो जाता है, कोई रेजोल्यूशन हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए ऐसी कौन सी मशीनरी है इंडिया में और ऐसे कौन से मेथड्स है अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसको रिजोल्व करने के। तो ऐसे कौन से तरीके हैं, मेन तो दो ही तरीके होते हैं, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और 4 टर्म्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़नी है, दैट इज कॉन्सिलिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन, ठीक है। ये चारों टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज है। उन 3 कैटेगरीज के जस्ट आप यहाँ से नाम याद कर लो। स्टैट्यूटरी मेजर्स हैं, कुछ नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स हैं और कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गाइडलाइंस हैं। सो बेसिकली स्टैट्यूटरी मेजर्स, नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स एंड गवर्नमेंट मशीनरी या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गाइडलाइंस, ठीक है। और जितना भी रेजोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं ये कौन से एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, मेनली जो हम स्टैट्यूटरी मेजर्स पढ़ने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया। तो स्टैट्यूटरी मेजर्स है, नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स है एंड गवर्नमेंट मेजर्स है। तो अगर कई बार इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स होते हैं जिनको हम वॉलंटरी मेजर्स भी बोलते हैं या फिर प्रिवेंटिव मशीनरी भी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। और दूसरी मेजर्स है सेटलमेंट मशीनरी जिसको हम स्टैट्यूटरी मेजर्स बोलते हैं। ये नॉन स्टैट्यूटरी हो गए और ये स्टैट्यूटरी मेजर्स हो गए। अगर अभी कोई दिक्कत आ जाती है, आपको कोई लड़ाई हो जाती है या मतलब कई बार इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट हो जाता है, उसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाओ मैनेजमेंट में, पहला पॉइंट। दूसरा कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब ट्रेड यूनियंस वगैरह हो गया। उसके अलावा ग्रीवियंस प्रोसीजर्स फॉलो करो, डिसिप्लिन हो, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो, ट्राई पार्टी बॉडीज वगैरह बना सकते हो। सो ये आपके पास 6 सॉल्यूशंस हैं, 6 प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फॉर द नॉन स्टैट्यूटरी या फिर वॉलंटरी मशीनरी। वो कौन कौन से हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करो कि वो पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में, कलेक्टिव बार्गेनिंग करो, ग्रीवेंसेस के प्रोसीजर्स फॉलो करो, ट्राई पार्टी बॉडीज फॉलो कर सकते हो, कोड ऑफ डिसिप्लिन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी मशीनरी क्या होता है, स्टैट्यूटरी मशीनरी में मतलब हम जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर 4 तरीके हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है, कॉन्सिलिएशन जो हमें डिटेल में पढ़ना है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वॉलंटरली आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। अब इन वर्ड्स को देख के डरना नहीं क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है, जो अभी मैं आपको समझाने वाली बहुत ही इजी है ये चारों वर्ड्स, ठीक है। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है इसलिए बहुत ज्यादा इजी है। देखो, अभी सबसे पहले कॉन्सिलिएशन जानते हैं।
मीडिएशन आपको मैं बता देती हूँ। मीडिएशन का मतलब होता है कोई आप मीडिएटर डाल रहे हो कि अगर आपके बीच में लड़ाई होगी आप तीसरा बंदा लेके आ रहे हो कि वो आपकी लड़ाई सॉल्व करवा दे, दैट इज मीडिएशन। सो कॉन्सिलिएशन एक तरह से फॉर्म है मीडिएशन की। मीडिएशन का मतलब है आप एक्टिवली किसी और को लेके आ रहे हो दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में, ताकि उनके बीच में समझौता हो सके या कॉम्प्रोमाइज हो सके। सो मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन में बस एक छोटा सा फर्क है कि जो कॉन्सिलिएटर है वो एक पैसिव रोल प्ले करता है या इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है आपका कंफ्लिक्ट सॉल्व करवाने में अंडर द लॉ, बट जो मीडिएटर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, that are not subject to statutory provisions। ठीक है। सो कॉन्सिलिएटर का मतलब है आप एक तरह से मीडिएटर इन्वॉल्व कर रहे हो जो पैसिवली या इनडायरेक्टली आपकी लड़ाई झगड़ा सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। सो कॉन्सिलिएशन में पहले तो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, अगर वो आपका लड़ाई नहीं सॉल्व कर पाते देन कॉन्सिलिएशन बोर्ड अपॉइंट करता है, वो बोर्ड करवा दिया जाता है। ठीक है, आपकी लड़ाई सॉल्व करवाने के लिए, कंफ्लिक्ट को सॉल्व करवाने के लिए। सो इन केस कॉन्सिलिएशन ऑफिसर फेल्स टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टीज, द गवर्नमेंट हैज द डिस्क्रिशन टू अपॉइंट द बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, जो अभी मैंने आपको बताया। और जो बोर्ड है वो ट्राई पार्टी एंड एडॉक बॉडी है, जिसमें एक तो चेयरमैन होगा, ये 2 और 4 अदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो जो बोर्ड है दैट इज एन एडहॉक बॉडी। सो आई होप आपको कॉन्सिलिएशन जो सबसे पहले क्लियर हो गया कि जिसमें आप एक मीडिएटर लेके आ रहे हो जो सिर्फ पैसिव और इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है आपका कंफ्लिक्ट सॉल्व करवाने के लिए। पहले तो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं जो एक मतलब, ठीक है, अगर वो नहीं कर पाता तो फिर एक पूरा बोर्ड अपॉइंट होता है आपका कंफ्लिक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोड ऑफ इंक्वायरी। अब इन केस आप इतने ज्यादा ढीठ हो, आपका कॉन्सिलिएशन से भी झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद क्या करेंगे? देखो, फिर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कोड ऑफ इंक्वायरी। अगर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती है, उसके बाद भी डिसॉल्व जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं होता, देन कोड ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाती है जो आपकी सारी चीजों को देखती है। और वो कोड ऑफ इंक्वायरी जो सबमिट करना होता है उनको रिपोर्ट, वो विद इन 6 मंथ्स करना होता है। ठीक है, इसमें एक बंदा भी हो सकता है, ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं, जैसे भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वैसे कोड ऑफ इंक्वायरी की बैठक बैठेगी और जो रिपोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर डिपॉजिट करेगी अपनी रिपोर्ट। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है वॉलंटरली आर्बिट्रेशन। वॉलंटरली आर्बिट्रेशन अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अगर ये कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो गई, उसके बाद क्या कर सकती है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर? परसुएट कर सकता है पार्टीज को कि आप खुद ही यार किसी और बंदे को इन्वॉल्व करके अपना झगड़ा सॉल्व कर लो। वॉलंटरली आर्बिट्रेशन का मतलब है कि अपना डिस्प्यूट सेटल कर लो, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन अपनी चॉइस पे जो म्यूचुअली और वॉलंटरली आपका झगड़ा सॉल्व करा दे। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं एडजुडिकेशन, उसके लिए जाओगे तो आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होने वाला है, पैसा भी बहुत वेस्ट होने वाला है। इसलिए आप खुद ही वॉलंटरली आर्बिट्रेशन कर लो जिससे आपका झगड़ा सॉल्व हो जाए म्यूचुअली और वॉलंटरली। सो ये होता है आर्बिट्रेशन। वॉलंटरली आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लो। और जो टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन है वो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, आप इनके जस्ट नाम याद कर लो। ठीक है, नाम क्या है? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, एडॉक आर्बिट्रेशन, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल, स्टैट्यूटरी एंड फॉरेन आर्बिट्रेशन। इनके बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर इनकेस एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, या आप इसको इस क्वेश्चन को लेंथी करना होता है तो आप इसको पढ़ के जा सकते हो। एक बार मैं दोबारा से नाम रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, डोमेस्टिक देखो ये तीनों याद कर लो। सबसे पहले डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, और साथ में एक और कर लो ये फॉरेन आर्बिट्रेशन। इतना क्लियर हो गया? जब फॉरेन लैंड पे होता है तो दैट इज फॉरेन आर्बिट्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। कमर्शियल हो गया और इंस्टीट्यूशनल हो गया। देन स्टैट्यूटरी हो रहा है या कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है, एडॉक बेसिस पे हो रहा है या फास्ट ट्रैक हो रहा है। सो ये थोड़े बेसिस हैं, टाइप वॉलंटरली हो रहा है, ये सारे टाइप्स हैं आर्बिट्रेशन के। ठीक है, अब अल्टीमेटली हमें झगड़ा सुलझाना ही है। अगर आप आर्बिट्रेशन से भी नहीं सुलझा पाए तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। आपको बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट्स, मनी सब लगाने पड़ेंगे। सो अल्टीमेट रेमेडी क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने की? दैट इज एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब अगर ये सारी मशीनरीज फेल होगी तो आप एडजुडिकेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो एडजुडिकेशन के यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी मेंशन करी है। 3 टायर मशीनरी होती है, दैट इज लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स। सबसे पहले लेबर कोर्ट्स, देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एंड देन नेशनल ट्रिब्यूनल्स। तो ये 3 टायर मशीनरी आपको एडजुडिकेशन अकेला टॉपिक भी आ सकता है और ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, सो अल्टीमेट रेमेडी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिपोर्ट इज डिस्प्यूट इज एडजुडिकेशन। यहाँ पे आपके पास लेबर कोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं, जितने भी मैकेनिज्म है उनसे आप सेटल कर सकते हो।
सो इसमें क्या है, इंटरवीन करेगी थर्ड पार्टी जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। इट कुड बी कंडक्टेड थ्रू लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। सो एडजुडिकेशन की 3 टायर सिस्टम है, इसको डिटेल में जानते हैं। 3 टायर सिस्टम है एडजुडिकेशन का। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था हम कौन सा एक्ट के अंदर ये सब पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसमें 3 टायर सिस्टम है एडजुडिकेशन का। लेबर कोर्ट्स हैं स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स है। अब इनको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, हल्का सा हमें आइडिया होना चाहिए। देखो लेबर कोड्स क्या है, ये शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट में स्पेसिफाइड है। इसमें सिर्फ एक पर्सन होता है, ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उस बंदे को जो एक पर्सन अपॉइंट होता है लेबर कोड में, उसको बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोड। जो जितने भी आपके झगड़े हैं उसको सॉल्व करेगा, उस बंदे को हम बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जो रिडक्शन है वो थोड़ा कंपैरेटिवली वाइड होगा एज कंपेयर टू द लेबर कोर्ट्स। इसमें 2 असेसी अपॉइंट किए जाएंगे टू एडवाइज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको एडवाइस करने के लिए 2 असेसर्स दिए जाएंगे, उनको लिमिटेड पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज देखेंगे कि उन्हें अवार्ड ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल एनफोर्सेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो ऐसे पर्सन अपॉइंट होंगे जो वो आपका सॉल्व करने की हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ड्यूटीज क्या है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स की, वो सारी चीजें कंसीडर करेंगे, लीव विद वेजेस, ये सब कुछ सारी चीजें कंसीडर होती है। उसके बाद नेशनल ट्रिब्यूनल है, दिस इज द थर्ड वन मैन एडजुडिकेशन बॉडी टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो काफी चीजों को इफेक्ट डालते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल होती है। सो ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। आई होप ये वाला यूनिट थोड़ा सा आपको समझ आ गया, कि बेसिक समझ आ गया कि हमने पढ़ना क्या है थर्ड यूनिट में। एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने वर्कर्स पार्टिसिपेशन देखा, इसमें हमें बेसिक चीजें देखी। उसके बाद इंडिया में अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसको हैंडलिंग का क्या क्या प्रोसीजर है वो सब हमने देख लिया, ठीक है। बाकी मिलते हैं यूनिट 4 के साथ जल्दी। एंड प्लीज अपने अच्छे से कमेंट्स वीडियो के नीचे डाल सकते हो, और अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही वो भी आप मेंशन आउट कर सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट, बाय।